हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ये पार्ट नंबर 1 है क्लास 11 का। इसका पार्ट नंबर 2 में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, तो मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस थिंग बॉटल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो आप उसके आपके दिमाग में कुछ क्राइटेरिया सेट है कि हम बॉटल्स को बोल रहे हैं कि ये बॉटल है जो नॉन लिविंग है, तो आपके दिमाग में कुछ क्राइटेरिया सेट है, जैसे वो रेस्पिरेशन नहीं करती होगी, वो मूवमेंट नहीं करती होगी बॉटल। सिमिलरली अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि कोई भी चीज़ लिविंग है, तो आपके दिमाग में क्राइटेरिया होंगे कि वो रिप्रोडक्शन करेगी, वो मूवमेंट करेगी। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं। तो लिविंग में क्या है कि बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ वो करेंगे, अपने एनवायरनमेंट पे रिस्पॉन्स करेंगे, उनके पास कुछ सेंस ऑर्गन्स रहेंगे, सेंस करेंगे वो चीज़ों के लिए, ग्रो करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। बट इतनी सी चीज़ें जो हमने इतना क्राइटेरिया करके रखा है, इतनी सी चीज़ें एक लिविंग थिंग को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इनफ नहीं है। तो हम और भी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड एमरजेंस टू दी लिस्ट। और भी सारी चीज़ें जो है लिस्ट में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो जितना हमने देखा कि ग्रो भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेंस भी करते हैं, तो हमने और भी लिस्ट को आगे बढ़ाया। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हमने इंक्लूड किया, उसमें एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये सारी चीज़ें हमने भी इंक्लूड कर दी उस लिस्ट में। अगर हम पहले देखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, अगर हम ये चीज़ देखते हैं, अगर आपके दिमाग में क्राइटेरिया सेट है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा टाइम टू टाइम। अगर प्लांट है या एनिमल है तो वो धीरे धीरे करके एक टाइम के बाद ग्रो करेगा, अपनी लेंथ इंक्रीज होगी, उसका वेट इंक्रीज होगा कहीं ना कहीं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, उसका क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा होगा या तो इंक्रीज इन मास होगा या इंक्रीज इन नंबर होगा। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल्फ डिवीजन ऑकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। जो प्लांट है उनकी जो है कंटिन्यूसली लाइफ स्पैन तक उनकी ग्रोथ होती रहती है। क्यों? क्योंकि उनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं कुछ कुछ एरियाज में, तो उनका वो है सेल डिवीजन होता रहता है। एनिमल्स में होता अप टू सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, बट एक एज के बाद वो जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। तो अगर हम एक ग्रोथ एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं सच एज माउंटेन, वो भी अपने ऊपर एक टाइम धीरे धीरे करके अकोमोडेट कर ले मटेरियल ऑन देयर सरफेस। वो अपने सरफेस पे धीरे धीरे करके मटेरियल अकोमोडेट करते हैं, तो उनका मास भी देखा जाए तो ग्रो करता है। तो ग्रोथ एक हम क्राइटेरिया नहीं लेके चल सकते। अगर हम सेकंड चीज़ देखें, रिप्रोडक्शन, अगर हम सोचते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है, अगर हम देखें इन मल्टी सेलुलर न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ देयर पेरेंट्स। क्या होता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन है, तो वो क्या है, उनके ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स से लेस या कहीं ना कहीं तक सिमिलर होते हैं, कहीं ना कहीं या तो मोर सिमिलर रहेंगे या लेस सिमिलर रहेंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो वो एकदम आइडेंटिकल कॉपी ही बनते हैं। अगर ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग से भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, और भी सारी प्रोसेस होती हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, बट ऐसा कुछ है, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल इनफर्टाइल ह्यूमन कपिल हो गया, वर्किंग बीज हो गया, ये सारी चीज़ें तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। लेकिन तो क्या हम इनको नॉन लिविंग मान लेंगे? क्या नहीं, हम इनको नॉन लिविंग नहीं मान सकते, क्योंकि ये नॉन लिविंग है ही नहीं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपिल हैं, तो क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं है। तो हम एक रिप्रोडक्शन को भी हम एक ऐसा क्राइटेरिया लेके नहीं चल सकते कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा होगा तो हम उसको लिविंग में रखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं, मेटाबॉलिज्म, मतलब उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है कुछ ना कुछ केमिकल से बना होता है और उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंग्स टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एसेट्रा। उसके अंदर जो भी केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉल साइज़ के हों या बिग साइज़ के हों, वो किसी न किसी क्लास से बिलोंग करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा फूड भी डाइजेस्ट हो रहा है स्टोमक में, तो कहीं ना कहीं वो एक केमिकल रिएक्शन है कि एसिड प्रोड्यूस होगा, एसिड से डाइजेस्ट होगा हमारा खाना। ये सारी चीज़ें भी एक केमिकल रिएक्शन ही हैं। और जो भी हमारे अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होती हैं, वो हमेशा बनती रहती हैं और कुछ सम अदर बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होती रहती हैं।
दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, और जो कन्वर्जन होते हैं हमारे अंदर इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, बोल सकते हैं हमारा फूड डाइजेस्ट करते हैं, ये सारी केमिकल रिएक्शंस ही होती है हमारी बॉडी के अंदर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड फीचर ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो इन्होंने बोला कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड फीचर ऑफ लिविंग प्रोसेस। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट एग्जिबिट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, ये सारा डाइजेशन वगैरह प्रोसेस नहीं होता उनके अंदर। तो इसको एक उन्होंने डेफिनेट एक ऐसा लेके चला क्राइटेरिया कि हाँ, अगर जो भी ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी उसके अंदर सेलुलर लेवल पे ही होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़, तो जो उसके भी अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होंगी हम उसको लिविंग बोल सकते हैं। फिर फोर्थ क्राइटेरिया है कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है? एक्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, प्लांट ऑल्सो एक्ट। हम अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हम एक्ट करते। फॉर एग्जांपल अगर हमें ठंड लगती है तो हम उस हिसाब के कपड़े पहन लेते हैं, अगर हमें गर्मी लगती है तो हम कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, हम समर्स में समर के कपड़े पहनते, विंटर्स में विंटर के कपड़े पहनते। तो हम एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चीज़ों के लिए। सिमिलरली प्लांट्स भी होते हैं तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट वो रिस्पॉन्ड करते। फॉर एग्जाम्पल अगर फेवरेबल सीजन आता है तो जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट आउट करते हैं, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो जर्मिनेट नहीं करते हैं, फेवरेबल कंडीशन का वो वेट करते हैं। तो क्या है, प्लांट्स भी उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइंड वो बन सकता है, प्रॉपर्टी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, तो हम उनके नाम, नॉमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। इतने सारे हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग लोकल नेम रहेगा, उसका कुछ स्टैंडर्ड नेम रहता है। तो हम क्या है कि लोग जो है कंफ्यूज ना हो जाए, उनका एक स्टैंडर्ड नेम बता दें इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे लोग को क्या है कन्फ्यूज़न ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्याज की बात करूँ तो मेरी एरिया में ऑनियन को प्याज कहते हैं, तो लोकल मेरे एरिया में ऑनियन को प्याज कह देंगे, इंग्लिश नाम तो है उसका ऑनियन ही। और फिर जैसे आप कहीं और जाएंगे तो उसको कांदा बोलेंगे। तो अब क्या है कि जो लोग किसी दूसरे एरिया में जाऊंगी अगर वो मुझसे कांदा बोलेंगे तो मे बी मैं ना समझ पाऊँ, क्योंकि लोकल नेम अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल तुलसी अलग बोलते हैं लोग लोकल नेम में, कुछ लोग तुलसी को और भी कुछ बोलते हैं। तो ये क्या है कि लोग एक स्टैंडर्ड नेम रख दें जिससे कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे कन्फ्यूज़न ना हो। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि लिविंग वैरायटी, मतलब इतने सारे वैरायटी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग वैरायटीज़ प्रेजेंट है। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। कितने नंबर प्रेजेंट है, कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, कितनी सारी डाइवर्सिटी अगर आप देखेंगे अपने ही कॉलोनी में तो कितनी सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट रहेगी। अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाएंगे तो उधर पे और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या कहलाता है। वही मैंने आपसे कहा कि एक स्टैंडर्ड नेम देने का बहुत ज़रूरी था ऑर्गेनिज्म के लिए, जिससे क्या है कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो लोगों में नाम के अकॉर्डिंग। हम हर एक चीज़ को स्टैंडर्ड नेम दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि लोग हर उस चीज़ को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे। अगर मैं दिल्ली में जाऊँगी और उसका कुछ स्टैंडर्ड नेम रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का स्टैंडर्ड नेम जैसे मैग्नीफेरा इंडिका दे दिया, अगर कोई भी इंसान एजुकेटेड होगा, अगर मैं दिल्ली जाऊँगी, मैं मुंबई जाऊँ या मैं कहीं भी जाऊँ और उनसे मैं बोलूँ कि मैग्नीफेरा इंडिका दे दो, तो वो इंसान समझ जाएगा कि मैंगो चाहिए इनको, और वो पॉलीथिन में पैक करके मुझे मैंगो दे देंगे। तो एक स्टैंडर्ड नेम हो गया कि मुझे हर एक जगह जाके हर एक नाम तो याद नहीं करना उस सेम चीज़ का, तो स्टैंडर्ड नेम देना इसलिए ज़रूरी था। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? देयर इज़ नीड टू standardize the name of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world। एक स्टैंडर्ड नेम देना ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़रूरी है, जिससे वो ऑर्गेनिज्म हर एक सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाना जाए उस सेम नेम से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। और इस प्रोसेस को नामकरण को, इस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। जैसे आप पैदा होते हैं तो आपका नामकरण होता है, सिमिलरली हर एक ऑर्गेनिज्म का नामकरण होता है, जिससे वो वर्ल्ड में हर एक जगह पे सेम नेम से रिकॉग्नाइज किया जा सके। अब इसकी क्या प्रोसेस होती है नॉमेनक्लेचर की? तो दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन में कि अगर मैंने आपसे बोला मैग्नीफेरा इंडिका, तो आपको मतलब कि आम याद आ जाएगा, उसके कुछ फीचर्स याद आ जाएंगे कि हाँ आम है तो वो पका हुआ आम येलो कलर का रहता है।
और वो मीठा टेस्ट, खाने में मीठा टेस्ट होता है, उसके अंदर एक गुठली प्रेजेंट रहती है। तो सिमिलरली क्या है कि अगर मैं कोई भी नाम बोलूँ और आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉग्नाइज कर लें, उसको अपने दिमाग में सेट कर लें, हम उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझसे बोला कि आपके मोहल्ले के बाहर एक बहुत डेंजरस डॉग खड़ा है, तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है कि डॉग क्या कहलाते हैं। डॉग जो होता है कि वो भौंकता है, वो उसके 4 लेग्स होते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे दिमाग में है, तो मैंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब मैंने उस नाम से उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। असाइनिंग अ स्पेसिफिक नेम, हमने उस चीज़ को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया टू एन ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया। वन शुड डिटरमाइन इट्स काइंड ऑफ फीचर करेक्टली, और उस नाम से कोई वन शुड मतलब कोई भी इंसान उसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए, उसके लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर पाए, डिटरमाइन कर पाए, सो दैट वन कैन आइडेंटिफाई इट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हर एक इंसान कोई भी जगह पे होगा, अगर मैं उसको मैनीफेरा इंडिका कहूँगी, तो हर एक जगह जाके वो क्या है कि अपने दिमाग में उसके कैरेक्टरिस्टिक सेट कर ले, उसको आइडेंटिफाई कर ले। नोन एज आइडेंटिफिकेशन, इस चीज़ को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद आता है नॉमेनक्लेचर के बारे में, फिर से कि हमने एक किसी को स्टैंडर्ड नेम दे दिया, उसके नेम के अकॉर्डिंग लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद अब नॉमेनक्लेचर प्लांट्स का अलग किया जाता है, एनिमल्स का अलग किया जाता है। ICBN ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें हम प्लांट्स के नाम देते हैं। एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में हम क्या देते हैं, एनिमल्स को नाम देते हैं इसमें। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, तो साइंटिफिक जो नाम होता है वो क्या करता है, इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही नाम रहेगा। अब नॉमेनक्लेचर के जैसे आपसे मैंने बोला कि उसका नामकरण होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसकी क्या प्रोसेस होती है आखिर नामकरण करने की। तो जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर था, ये बाय कार्लियस लिनियस ने दिया था। इसके क्या रूल्स रहते हैं, पहले मैं जनरली आपको समझा देती हूँ, पढ़ा के नहीं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका है, तो मैग्नीफेरा जो आगे सबसे पहले आगे लिखा जाएगा वो जीनस का नाम रहेगा, और सेकंड जो रहेगा वो स्पीशीज़ का नाम रहेगा। जीनस का जो पहला लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफेरा, ये है जीनस नाम मैंगो का, तो इसको एम से डिनोट कर दिया कैपिटल लेटर से, और स्पीशीज़ नाम है जो इंडिका, उसका जो वर्ड रहेगा आई से डिनोट करेंगे। अगर हम इसको हैंड रिटन लिखते हैं तो इसके नीचे हमें अंडरलाइन करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो पहला जो रूल है लैटिन, अगर हम इसको लिखते हैं हैंड रिटन है तो ये लैटिन में हैंड रिटन रहेगा, और अगर हम टाइप करके लिखेंगे तो इटैलिक में रहेगा वो। सेकंड चीज़ है, पहला जो आता है नाम वो जीनस का होता है, सेकंड जो होता है स्पीशीज़ का नाम होता है। हैंड रिटन देन सेपरेटली अंडरलाइन, हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा इनके लिए। फर्स्ट वर्ड जीनस रहेगा ना जो फर्स्ट वर्ड, तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे हम, वेयर एज स्पीशीज़ का जो नाम रहेगा स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, उसको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसके आगे मैं आपको और भी बताऊंगी चीज़ें, टैक्सोनॉमी क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, ये सारी चीज़ें सेकंड पार्ट में आपकी पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।